Students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is April 20, 2020 Monday. So let's start with business standard analysis. This analysis is suitable for business and management students, GRF aspirants, banking job aspirants, civil services aspirants, faculties and teachers of different disciplines and many more. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1. Standard labor can work with riders. गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट ने अभी बेसिकली एक डिसीजन लिया है जिसमें उस डिसीजन में उसने ये कहा है कि जो 20 अप्रैल है आज से यानी कि आज से बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ स्पेशली इसेंशियल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर गोइंग टू बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम लॉकडाउन. इट मीन्स दे कैन स्टार्ट देयर ऑपरेशन फॉर फ्रॉम 20 अप्रैल. तो आज से बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ स्टार्ट होने वाली हैं जैसे लाइक कंस्ट्रक्शन और एसेंशियल आइटम्स में जो एसेंशियल सर्विसेज में जो डील करती हैं उन्हीं सब को सपोर्ट करने के लिए उसी डिसीजन को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक और मेजर लिया है जिसमें उसने ये कहा है कि वर्कर्स स्ट्रैंडेड इन रिलीफ कैंप्स कुड गो बैक टू देयर स्टेट और वर्क प्लेस इफ़ दे want to do the work. ऐसे वर्कर्स जो कि रिलीफ कैंप्स में रुके हुए थे डिफरेंट स्टेट्स में और या अपने खुद के स्टेट्स में रिलीफ कैंप में थे और अगर वो अपने प्लेस ऑफ वर्क में वापस जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं. उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए गवर्नमेंट इंतज़ाम करेगी और उनको उनके प्लेस ऑफ वर्क पर पहुंचाएगी. और ऐसे लेबर्स जो कि ऑलरेडी उसी स्टेट में फंसे हुए हैं रिलीफ कैंप्स में या शेल्टर होम्स में रह रहे हैं जहाँ पर वो काम कर रहे थे तो वो भी अपने काम में वापस आ सकते हैं. लेकिन उस काम में उनको वापस आने के लिए पहले उनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होगा लोकल अथॉरिटीज़ से और उनकी स्किल मैपिंग करी जाएगी. स्किल मैपिंग क्या होती है? स्किल मैपिंग इज़ अ मैचिंग प्रोसेस इन विच द जॉब रिक्वायरमेंट इज़ मैच्ड विद द स्किल्स और कैपेबिलिटीज़ ऑफ द लेबर्स. की क्या लेबर्स में वो स्किल्स वो कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो उस पर्टिकुलर जॉब में काम कर सके. तो गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि जो लेबर्स हैं माइग्रेंट लेबर्स हैं पहले वो लोकल अथॉरिटीज़ में रजिस्टर्ड होंगे फिर उनकी स्किल मैपिंग होगी कि क्या वो सक्षम है उस काम को करने के लिए जिसमें उनको एम्प्लॉय किया जा रहा है. हालांकि ये जो सारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जो ये मेजर है ये कंटेनमेंट जोन्स में नहीं अलाउ है. कंटेनमेंट जोन्स मतलब ऐसे जोन्स जो कि हॉटस्पॉट है या जहाँ का एरिया सील है जहाँ के बॉर्डर सील हैं ऐसे एरियाज़ में ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर या ये मेजर अलाउ नहीं है क्योंकि उन सारे कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी अभी अलाउ नहीं करी गई है. गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि ऐसे लेबर्स जो कि अपने स्टेट वापस चले गए थे और वापस अपने वर्क प्लेस पर आना चाहते हैं उनके लिए भी गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट करेगी प्रोवाइडेड दैट दे विल बी स्क्रीन्ड आउट. प्रॉपर उनकी स्क्रीनिंग होगी एंड एसिम्प्टोमेटिक माइग्रेंट लेबर्स विल बी अलाउड टू गो टू देयर वर्क प्लेस. एसिम्प्टोमेटिक मीन्स ऐसे वर्कर्स जिनमें इन्फ्लुएंजा रिलेटेड कोई भी सिम्टम्स इन्फ्लुएंजा रिलेटेड इलनेस के कोई भी सिम्टम्स नहीं होंगे. मीन्स लाइक फीवर कफ या कोल्ड के ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं होंगे. केवल उन्हीं को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा इनटू देयर वर्क प्लेस. ओके, so let's see into the highlights. There are approximately 1.04 million workers residing in approximately 20,000 shelter camps और होम्स. ठीक है, करीब 1.04 मिलियंस वर्कर्स हैं जो अभी इस समय 26,000 के आसपास के शेल्टर होम्स या रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं. After nationwide lockdown, approximately 5 to 6 lakh workers had to walk back their home. 5 से 6 लाख वर्कर्स लॉकडाउन के बाद अपने होम स्टेट में वापस चले गए हैं. लेबर मिनिस्ट्री ने अभी तक 1.8 मिलियन माइग्रेंट लेबर्स का डेटा कलेक्ट किया. जैसा कि हमने पिछले डिस्कशन में डिस्कस किया था कि लेबर मिनिस्ट्री सारे माइग्रेंट जो लेबर्स हैं उनका डेटा कंपाइल कर रही है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड देम द मेजर्स फॉर relief from economic slowdown और economic doldrum. Migrant workers in camp need to be registered. जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं जितने भी जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो डिफरेंट कैंप्स में हैं वो पहले रजिस्टर्ड होंगे लोकल अथॉरिटी में. उनकी स्क्रीनिंग होगी, उनका टेस्ट होगा, उनकी स्किल मैपिंग होगी. इसके बाद ही उनको काम पर लाया जाएगा. और ऐसे वर्कर्स जो अपने होम स्टेट से वापस अपने प्लेस ऑफ वर्क में आना चाह रहे हैं उनके लिए भी ये सारे प्रोसीजर फॉलो किए जाएंगे और केवल एसिम्प्टोमेटिक पर्सन या एसिम्प्टोमेटिक लेबर्स को ही अलाउ किया जाएगा कि वो दूसरे स्टेट में आकर के काम कर सके. हालांकि नो इंटर स्टेट मूवमेंट्स ऑफ वर्कर्स विल बी अलाउड ड्यूरिंग दिस एग्जम्पशन. Now let's see into the article number 2. Government backtracks on e-tailer selling non-essential
आइटम्स। गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी एक डायरेक्टिव इशू किया है जिसमें उसने ये कहा है कि जितने भी ई टेलर्स हैं, रिटेलर्स कंपनीज़ हैं जो नॉन इसेंशियल आइटम सेल कर रही थी अपने मार्केट प्लेस में, उनको अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो नॉन इसेंशियल आइटम्स सेल करें। दे आर नाउ फॉरबिडेड फॉर सेलिंग द नॉन इसेंशियल आइटम्स एंड डिलीवरिंग द नॉन इसेंशियल आइटम्स। ऐसा डिसीजन गवर्नमेंट ने क्यों लिया? क्योंकि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, जो कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स हैं, उनके मेंबर्स, प्रेसिडेंट और चेयरमैन गवर्नमेंट के पास इस पिटीशन के साथ गए थे, इस एप्लीकेशन के साथ गए थे कि आप जो छोटे छोटे जो हमारे जो ट्रेडर्स हैं, स्मॉल ट्रेडर्स हैं, जो ब्रिक एंड मोटर से स्मॉल और मीडियम ट्रेडर्स हैं, उनको तो केवल आप इसेंशियल कमोडिटीज़ में ही डील करने की परमिशन दे रहे हैं, जबकि जो बड़े बड़े जो ई टेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, दे आर ऑल्सो डीलिंग इन नॉन एसेंशियल कमोडिटीज़। तो दिस इज़ अनफेयर एंड इट विल क्रिएट इम्बैलेंस इन द लेवल प्लेइंग फील्ड। तो ये तो इम्बैलेंस है और ये आगे जाकर के इम्बैलेंस क्रिएट करेगा। हो सकता है कि जो हमारे स्मॉल स्केल ट्रेडर्स हैं, जो मीडियम साइज ट्रेडर्स हैं, वो मार्केट से वाइप आउट हो जाए बिकॉज ऑफ दिस डिसीजन। क्यों? क्योंकि बड़े रिटेलर्स के पास ऑलरेडी इतना कैश है और आप उनको एक्स्ट्रा वर्क करने की परमिशन दे रहे हैं, उनको उनके मार्केट को ब्रॉड कर रहे हैं, जबकि जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, मीडियम साइज ट्रेडर्स हैं, दे आर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम द इकोनॉमिक लॉकडाउन और उनको आप नॉन इसेंशियल कमोडिटीज़ को सर्व नहीं करने दे रहे, उनका मार्केट आपने लिमिट कर दिया। तो दिस इज़ अनफेयर ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस। ये तो बहुत अनफेयर है। तो इस डिसीजन को कंसीडर करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये एक डायरेक्टिव इशू किया है जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो ई टेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, इन्हें भी अलाउ नहीं है नॉन इसेंशियल आइटम्स को सेल करना। और गवर्नमेंट के इस डिसीजन के बाद जो कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स हैं, उसके मेंबर्स हैं, दे आर वेरी हैप्पी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स क्या है? तो कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एक फोरम है जहाँ पर जो ये फोरम जो है छोटे छोटे जो स्मॉल स्केल ट्रेडर्स और मीडियम साइज ट्रेडर्स हैं उनका एसोसिएशन है, जहाँ पर ये लोग बैठकर अपने डिस्कशन करते हैं, अपनी पॉलिसी को डिस्कस करते हैं और दे एक्ट एज अ प्रेशर ग्रुप ऑन गवर्नमेंट। और ये गवर्नमेंट पे एज अ प्रेशर ग्रुप काम करते हैं जिससे कि ऐसे कोई भी डिसीजन या पॉलिसी मेजर्स गवर्नमेंट के द्वारा ना लिए जाएं जो कि उनके बेनिफिट के अगेंस्ट हो या उन पे जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं उनको नेगेटिव इम्पैक्ट डाले। जैसा कि ये डिसीजन आप देख रहे हैं कि इनके ही इंटरवेंशन की वजह से गवर्नमेंट ने यू टर्न लिया है अपने डिसीजन में और अब जो ई टेलर्स हैं उनको भी नॉन एसेंशियल आइटम सप्लाई करने से मना कर दिया है। अब थोड़ा सा सिनेरियो देख लेते हैं। इन द ई कार्ट बेसिकली कितना हमारा रिटेल मार्केट है और उसमें कितना कितना सबका परसेंटेज है। 1.7 ट्रिलियन प्लस का रिटेल मार्केट है इंडिया में इस बार, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली $200 बिलियंस का ग्रॉस मर्केंटाइज है वैल्यू एज पर द 2026। 1.6% ऑनलाइन सेल्स एज परसेंटेज ऑफ रिटेल सेल्स इन इंडिया। जितनी भी 100% रिटेल सेल होती है उसमें 1.6% जो है वो ऑनलाइन सेलिंग होती है। ठीक है, 15% ऑनलाइन सेल्स एज परसेंटेज ऑफ रिटेल सेल्स इन चाइना, और चाइना में यही 15% है। इंडिया में 1.6% ऑनलाइन सेल होती है पूरी रिटेल्स की और चाइना में भी 50% है। और इंडिया में अगर हम बात करें तो 48% जो है पूरा ऑनलाइन जो सेल है उसका 48% इलेक्ट्रॉनिक्स ऑक्यूपाई करते हैं और 29% अपैरल ऑक्यूपाई करते हैं। मतलब जितनी भी हमारी ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है, जो ऑनलाइन रिटेल इंडिया में होता है, उसमें सबसे ज़्यादा जो बेचना खरीदारी होती है वो इलेक्ट्रॉनिक्स ही होती है, जिसमें आपको ध्यान हो मोबाइल फ़ोन्स आते हैं हमारे। ठीक है, तो 48% मतलब अप्रॉक्सीमेटली आधा सेल पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का होता है और जो उसमें 30% 29% अप्रॉक्सीमेटली इज़ ऑफ अपैरल, कपड़ों में जो हमारे गारमेंट्स होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये थोड़ा सा सिनेरियो डिस्कशन था। नाउ लेट्स सी इनटू आर्टिकल नंबर 3। आरबीआई लाइकली टू इम्पोज कैप ऑन रिजर्व रेपो। क्या डिसीजन है? जैसा कि हमने सैटरडे को डिस्कस किया था अपने न्यूज़ डिस्कशन में, 18 अप्रैल के डिस्कशन को भी डिस्कस किया था कि जो आरबीआई है, आरबीआई हैज़ केम अप विद अ सर्टेन डायरेक्टिव और सर्टेन मेजर्स इन ऑर्डर टू कुशन द इकोनॉमी फ्रॉम इकोनॉमिक मेल्टडाउन और रिसेशन। जैसा कि आरबीआई ने डिसीजन लिया है, अभी रिसेंटली हम सब ने डिस्कस किया कि रिवर्स रेपो रेट को कम किया है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को कम किया है, एक रीफाइनेंस विंडो बनाई है एनबीएफसीज के और हाउसिंग बोर्ड्स के लिए। ठीक है, उन सब क्या आरबीआई, ये सब आरबीआई मेजर्स, गवर्नमेंट आरबीआई ने जो मेजर्स लिए हैं बेसिकली टू इन्फ्यूज़ द लिक्विडिटी इन द मार्केट। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय मार्केट में लिक्विडिटी क्रंच है। क्यों लिक्विडिटी क्रंच है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चल नहीं रही हैं, इकोनॉमिक स्लो डाउन है, नया इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा, जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ थी वो सारी भी बंद हैं।
तो उसकी वजह से मार्केट में मनी सप्लाई नहीं है। बैंक के पास अपना सरप्लस कैश रखा हुआ है, बट बैंक्स आर नॉट रेडी टू इन्फ्यूज़ दैट सरप्लस इनटू द मार्केट। बैंक्स उसको लोन के फॉर्म में डिफरेंट इन्वेस्टर्स को या बैंकर्स को या एनबीएफसीज को या इंडिविजुअल्स को देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि बैंक्स को पता है कि अगर इस ड्यूरेशन में उन्होंने कोई लोन दिया तो देयर आर हाई चांसेस कि वो जो लोन है वो उनका आगे जाकर के वो एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा मतलब वो लोन उनको वापस नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस समय इकोनॉमिक रिसेशन है, इकोनॉमी इज गोइंग इनटू द डाउनवर्ड मैनर, और आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे जो प्रोजेक्शंस हैं उनके अकॉर्डिंग इकोनॉमी अभी फ़िलहाल के लिए रिवाइव होने के चांसेस नहीं दिख रहे हैं। तो अगर इस ड्यूरेशन में जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो लोन देंगे तो बहुत ज़्यादा उनका एनपीए आगे आने वाले टाइम में बढ़ सकता है। और बैंक्स आर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम द हाई एनपीए इश्यूज, क्योंकि हमको पता है इकोनॉमिक लॉकडाउन से पहले भी बैंक में बहुत ज़्यादा एनपीए, जिसकी वजह से आरबीआई कंटिन्यूअसली डायरेक्शन इशू करती थी बैंक्स को कि अपना एनपीए कम करो, दोबारा से क्लासिफिकेशन करो कि कितने एनपीए, एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन बताओ कि कितने स्पेशल मेंशन अकाउंट 1 है, कितने स्पेशल मेंशन अकाउंट 2 हैं और कितने एनपीए हैं। तो उसी डायरेक्शन में जो अभी कमर्शियल बैंक्स हैं हमारे, जो बेसिकली इस चीज़ अपने जो एक्सेस सरप्लस है उसको नहीं लोन के फॉर्म में इन्वेस्टर्स को देना चाह रहे हैं, तो और आरबीआई ये चाह रहा है कि बैंक्स लोन दें, और बैंक्स आर नॉट रेडी टू टेक द रिस्क, दे आर नॉट रेडी टू गिव द लोन्स बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ द एनपीए। तो इस ड्यूरेशन में इस सिचुएशन में जो आरबीआई ने मेजर लाए थे, हो सकता है वो सारे मेजर्स जो हमारे रिवर्स रेपो रेट को कम किया था, जो रीफाइनेंसिंग विंडो क्रिएट की थी, वो सारे मेजर्स अल्टीमेटली इवेंचुअल कस्टमर्स तक ना पहुंच पाएँ। ठीक है, तो उसकी वजह से आरबीआई कुछ और मेजर्स के बारे में भी मूल ओवर कर रहा है, थिंक कर रहा है कि ऐसे कुछ मेजर्स या ऐसे कुछ डायरेक्शंस या ऐसे कुछ किया जाए जिसकी वजह से जो उसने पहले जो डिसीजंस लिए हैं उसका इफेक्ट या उसका बेनिफिट अल्टीमेट कंज्यूमर, इन्वेस्टर्स या बिजनेसमैन तक पहुँचे। बैंक्स को वो, और बैंक्स लोन दें, लोन डिसबर्स करें, लोन ग्रांट करें डिफरेंट इन्वेस्टर्स को जो उनके पास सरप्लस पड़ा हुआ है। तो इसी लाइन में रिजर्व ऑफ बैंक ऑफ इंडिया एक कैप लगाने जा रहा है रिवर्स रेपो पे। रिवर्स रेपो क्या होता है? ऐसा रेपो रेट जिस पे आरबीआई कमर्शियल बैंक से लोन लेता है, ठीक है, ऐसा इंटरेस्ट रेट। तो आरबीआई ने ये कहा है कि अब आरबीआई इज थिंकिंग कि हम कुछ मैक्सिमम कैप लगा दें कि इससे ज़्यादा जो है कोई भी बैंक हम आरबीआई के पास अपना मनी पार्क नहीं कर सकता। दे कैन नॉट पार्क द फंड, एक्सेस फंड बियॉन्ड सर्टेन कैप। तो जिससे क्या होगा कि अब आप जो कमर्शियल बैंक्स हैं, आरबीआई उनको पैसा जमा करने नहीं देगा आरबीआई के पास, और आरबीआई कंटिन्यूअसली उनसे कहेगा कि आप ये पैसा अब लोन के फॉर्म में दीजिए, क्योंकि आप सरप्लस रखेंगे तो आइडल मनी रहेगा, आरबीआई लेगा नहीं आपसे, तो वो आप क्या करेंगे उसको? तो फिर आपको वो लेंडर्स को देना ही पड़ेगा, मार्केट में लेंड करना ही पड़ेगा, जिससे कि मार्केट में लिक्विडिटी इन्फ्यूज होगी और इकोनॉमी रिवाइव होगी। तो आरबीआई इज गोइंग टू डिसाइड द रिवर्स रेपो कैप, जिसकी वजह से जो उसने मॉनेटरी पॉलिसी के जो मेजर्स लिए हैं वो एक्चुअली ट्रांसफ्यूज हों इवेंचुअल बेनिफिशरीज तक। स्टूडेंट, मेजर्स लेना अलग बात होती है, और इकोनॉमी में एक टर्म होता है ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी की। आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड कर रही है उसका ट्रांसमिशन कितना हो रहा है बॉटम लेवल तक, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार ऐसा होता है कि आरबीआई मेजर्स लेती है, बट जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं जो मिडल मैन की तरह काम करते हैं यहाँ पर, वो उस मेजर को अल्टीमेट कंज्यूमर के, उस बेनिफिट को अल्टीमेट कंज्यूमर तक ट्रांसफ़र नहीं करते बिकॉज ऑफ सर्टेन फियर, जैसा कि इस समय हो रहा है। बैंक के पास सरप्लस अमाउंट है, आरबीआई बैंक से कह रहा है कि ये अमाउंट जो आपके पास सरप्लस है इसको लोन के फॉर्म में दो मार्केट में, लेंडर्स को, इन्वेस्टर्स को और एनबीएफसीज को, बट बैंक्स देने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको डर है कि यही जो आज इस ड्यूरेशन में जो वो लोन बांटेंगे वो आगे जाकर एनपी हो जाएगा। और स्टूडेंट, जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनका जो बेसिक ये जो एप्रीहेंशन है दैट इज़ क्वाइट जेन्यून, वो बहुत जेन्यूनली सोच रहे हैं, क्योंकि देर आर हाई चांसेस कि ये लोन आगे जाकर के, जो लोन इस ड्यूरेशन में डिसबर्स होगा वो आगे जाकर के हो सकता है एनपीए में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि अभी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हुई। और जो इस ड्यूरेशन में कमर्शियल बैंक्स लोन देंगे वो लोन मैक्सिमम पिछले लोन की इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए यूज़ होंगे, उनका कोई प्रोडक्टिव यूज़
हो नहीं पाएगा। तो ये लोन के ऊपर लोन देने के लिए या लोन को चुकाने के लिए लोन देने के जो लोन दिया जाता है उनका मैक्सिमम चांसेस यही होता है कि वो डेट ट्रैप में फंस जाता है ऑर्गेनाइजेशन और वो इवेंचुअली एनपीए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी ड्यूरेशन की वजह, इसी बेसिक कंसिडरेशन की वजह से आरबीआई जो है वो कैप लगाना चाह रहा है। बट आरबीआई जो है वो उसने क्लियर कर दिया है इन द मिनट्स ऑफ मीटिंग, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग हुई थी उसमें आरबीआई ने बहुत क्लियर कर दिया कि आरबीआई विल नॉट हेजिटेट टू यूज़ एनी इंस्ट्रूमेंट, कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट और कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल मेजर। आरबीआई वो सारे मेजर्स लेगा। कन्वेंशनल मेजर्स मीन्स लाइक मॉनेटरी पॉलिसी, सीआरआर बढ़ा देना, एसएलआर बढ़ा देना या रेपो रेट बढ़ा देना या रिवर्स रेपो रेट कम कर देना, ये सारे मेजर्स कन्वेंशनल आते हैं। अनकन्वेंशनल जो कि जैसे अभी जो जनरली या बहुत जनरल कंडीशन में आरबीआई नहीं लेता है, जैसे कि रिवर्स रेपो पे कैप लगा देना, ये बहुत अनकन्वेंशनल मेजर्स हैं, ये आरबीआई जनरली नहीं लेता। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में ही लिए जाते हैं या कुछ ऐसे इनोवेटिव ऑप्शंस जिसके आरबीआई जो समय लाए अनकन्वेंशनल, जो पहले कभी यूज़ नहीं हुए मॉनेटरी मेजर्स, वो अनकन्वेंशनल में आएंगे। अनकन्वेंशनल क्योंकि ये जो सिचुएशन आज इंडिया फेस कर रहा है, जो वर्ल्ड फेस कर रहा है, जो हेल्थ इमरजेंसी, ये पहले हिस्ट्री में नहीं फेस करी इंडिया ने। तो अगर अनकन्वेंशनल या आउटलायर सिचुएशन आई है तो उसको टैकल करने के लिए अनकन्वेंशनल मेजर्स ही ज़रूरी हैं। तो आरबीआई ने बहुत क्लियर कर दिया कि आरबीआई विल नॉट हेजिटेट टू यूज़ एनी इंस्ट्रूमेंट, कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल, टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस डिजीज़ and revive the growth and preserve the financial stability. RBI will take every measures to cushion the economy from economic recession or shock. ठीक है, उसी ड्यूरेशन में आरबीआई ने कंटिन्यूसली कही है कि ये जो हमने सैटरडे को डिस्कस किया ये सेकंड मेजर्स है। इससे पहले भी गवर्नमेंट ने आरबीआई ने 27 मार्च को एक डिसीजन लिया था जिसमें उसने रिवर्स रेपो को कम किया था 90 बेसिस पॉइंट और उसको 4% पे ला दिया था। और जो अभी 18 अप्रैल को किया है, 18 अप्रैल को किया, उसमें उसने और 20 बेसिस पॉइंट कम किया है रिवर्स रेपो को और इसको इवेंचुअली कर दिया है उसने 3.75। तो आरबीआई इज़ क्लियर दैट आरबीआई डू नॉट वांट द कमर्शियल बैंक्स टू पार्क their surplus money with RBI. RBI wants all the commercial bank to lend the surplus amount of money or surplus cash into the form of loans to the different entities so that liquidity can be infused into the market and economy can be revived by demand creation and investment. और इस चीज़ को लेकर के आरबीआई बहुत क्लियर है और बहुत सारे ऐसे अनकन्वेंशनल मेजर्स आरबीआई लेकर आ रही है और आरबीआई लिक्विडिटी कंसर्न को लेकर के बहुत ज़्यादा क्रेडिट फ्लो को बढ़ा रही है। आरबीआई ने ये भी कह दिया है कि इसके जो पोस्ट इकोनॉमिक इम्पैक्ट होंगे या इकोनॉमिक मेल्टडाउन इम्पैक्ट होंगे उससे हो सकता है वो और ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट है, उसको बाद में देखा जाएगा एंड आरबीआई विल टैकल इट लेटर। बट अभी के लिए आरबीआई क्या चाहती है कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़े और डिमांड बढ़े। स्टूडेंट क्यों आरबीआई या बहुत सारे बैंक्स भी कंसर्न है, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट भी कंसर्न होते हैं हमेशा से मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाने से। क्यों? क्योंकि जैसे ही मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है, लिक्विडिटी मतलब कैश बढ़ता है, कैश मतलब मनी सप्लाई जैसे ही मार्केट में बढ़ती है तो उसका सीधा इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पर पड़ता है। ठीक है, इन्फ्लेशन भी बढ़ने लगती है। अब चूंकि इधर हम कुछ आर्टिकल्स में डिस्कस कर चुके हैं कि इन्फ्लेशन बहुत डाउन है तो आरबीआई के पास अभी एक प्रॉपर मार्जिन है कि आरबीआई मार्केट में लिक्विडिटी और इन्फ्यूज़ कर सकता है। इन्फ्लेशन पे इतना डायरेक्ट इम्पैक्ट अभी नहीं पड़ने वाला है। तो आरबीआई ने कहा है बहुत क्लियरली कि इस मेजर्स के अगर कोई नेगेटिव लेटर में लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होंगे तो अभी हम उस लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म इम्पैक्ट को नहीं देख रहे हैं। वी आर जस्ट सीइंग द शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट एंड ट्राइंग टू कुशन द इकोनॉमी फ्रॉम रिसेशन। और अभी हम शॉर्ट टर्म के बारे में सोच रहे हैं और किसी भी तरह से इकोनॉमी को रिवाइव करना है बाय इन्फ्यूजिंग द लिक्विडिटी। ओके, सो दीज आर द सर्टेन ग्लिम्स और बोलते हैं इसको थोड़ा छोटे की पॉइंट्स हैं जिसको आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। नाउ लेट्स सी इनटू द आर्टिकल नंबर 4. Article number 4 is all about restaurant double ups the grocers at Swiggy and Zomato. As we all know, in the economic recession, certain essential items or essential commodity companies are allowed to वर्क। तो उसमें से ग्रॉसरी जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट्स हैं जो इसमें बंद हैं, जो रेस्टोरेंट चेन्स हैं, जो ग्रॉसर्स हैं, उन्होंने क्या किया है, बहुत सारे पार्टनरशिप्स किए हैं या जॉइंट वेंचर्स किए हैं या स्ट्रैटेजिक अलायंसेस किए हैं जिसके थ्रू वो अपने जो इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उसकी सप्लाई में इन्वॉल्व हो गए। बहुत सारे रेस्टोरेंट जो पहले रेस्टोरेंट थे वो ग्रॉसरी सेल कर रहे हैं
ठीक है। तो इसमें कुछ पार्टनरशिप ऐसी हुई हैं। उबर लॉन्च्ड अ बिजनेस फेसिंग वर्टिकल पार्टनरशिप विद बिग बास्केट एंड फ्लिपकार्ट रिसेंटली। उबर ने बिग बास्केट और फ्लिपकार्ट से हाथ मिलाया है, पार्टनरशिप करी है, और जिसमें वो बिग बास्केट और फ्लिपकार्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको, ये एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, उनको सप्लाई करेगा। इसी तरह आईटीसी ने टाई अप किया है जुबिलेंट फूड वर्क से, मैरिको ने पार्टनर किया है स्विगी और जोमेटो से, पेटीएम ने पार्टनर किया है मैकडोनल्ड से। तो इसी तरह बहुत सारी पार्टनरशिप हुई हैं जिसमें बेसिकली जो इसेंशियल ग्रॉसरीज़ हैं, जो इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, उनकी सप्लाई में ये सब इन्वॉल्व होंगे। और जो लोकल रेस्टोरेंट्स हैं दे आर ऑल्सो डाइवर्जिंग देयर बिजनेस इनटू इसेंशियल कमोडिटीज़। बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट थे फूड प्रोसेसिंग में थे, वो सारे अब इसेंशियल कमोडिटीज़ में डील कर रहे हैं। और ऑलरेडी उनका ऊबर से और अदर जो स्विगी से कॉन्ट्रैक्ट था, तो पहले वो फूड पहुंचाते थे, प्रिपेयर्ड प्रोसेस्ड फूड पहुंचाते थे, अब वो ग्रॉसरीज डिलीवर कर रहे हैं। तो इस तरह से कई सारी इनोवेटिव पार्टनरशिप इमर्ज हो रही है। स्टूडेंट, कई सारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि जो इकोनॉमिक रिसेशन होता है दैट हैज़ सम पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि इसी रिसेशन के ड्यूरेशन में या इकोनॉमिक मेल्टडाउन के ड्यूरेशन में कुछ इनोवेटिव बिजनेस प्रोसेस इमर्ज होते हैं, इनोवेटिव बिजनेसेस इमर्ज होते हैं, इनोवेटिव पार्टनरशिप इमर्ज होती है जो कि पहले नहीं होती है। इन ऑर्डर टू मिटिगेट द नेगेटिव इम्पैक्ट, बिजनेस जो होते हैं वो कुछ इनोवेटिव ऑप्शन सोचना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कि रेस्टोरेंट ने अपना जो फूड का बिजनेस है उसको छोड़कर इसेंशियल कमोडिटीज़ में डील कर लिए। उबर ने बिग बास्केट और फ्लिपकार्ट से बेसिकली टाई अप कर दिया कि उनका जो डिलीवरी का काम है वो देखेंगे। क्या इससे पहले कभी बिग बास्केट और फ्लिपकार्ट का जॉइंट वेंचर हुआ था उबर से? नहीं। ये इसी इकोनॉमिक रिसेशन ने बहुत सारा डोलड्रम क्रिएट किया है, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस जो कभी कॉम्पिटिटर थे या अनरिलेटेड बिजनेस थे, अब वो साथ में आकर के काम कर रहे हैं ताकि उनका बिजनेस भी वायबल रहे और इकोनॉमी में उनका सर्वाइवल भी इंश्योर हो, और जिससे इकोनॉमी भी पॉजिटिव उसमें पेस में रहे। ओके, सो नाउ लेट्स सी इनटू द आर्टिकल नंबर 5. आर्टिकल नंबर 5 इज डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड and finance ministry. means finance ministry logged on before tweak in FDI norms. अभी फ्राइडे को गवर्नमेंट ने, यूनियन गवर्नमेंट ने FDI नॉर्म्स को रिवाइज़ किया है। क्या रिवाइज़ किया है? इस रिवीजन में गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जितना भी FDI हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ से आ रहा है, नेबरिंग कंट्रीज मतलब ऐसे कंट्रीज़ जिनका बॉर्डर इंडिया से टच हो रहा है, ऐसे हर कंट्री से जो भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है, FDI आ रहा है, वो पहले गवर्नमेंट के पास अप्रूवल के लिए जाएगा। इसके बाद ही वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर पाएगा, चाहे वो FDI हो चाहे वो FPI हो। ऐसा मूव गवर्नमेंट ने क्यों लिया? बिकॉज वी ऑल नो दैट इन HDFCs द शेयर ऑफ चाइनीज़ बैंक, जो पीपल बैंक्स ऑफ चाइना था, उसका जो शेयर है वो इंक्रीज़ कर गया है 1% तक, जिसको लेकर के गवर्नमेंट और सेबी जो रेगुलेटर्स थे वो बहुत ज़्यादा कॉशियस थे कि इस अपॉर्चुनिस्टिक इकोनॉमिक मेल्टडाउन की वजह से जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं वो इंडिया में अपॉर्चुनिस्टिक मर्जर एंड एक्विजिशन कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया की मार्केट इस समय डाउन है, जो कभी 40,000 में होती थी वो आज 25,000 तक पहुंच गई है। और इस इकोनॉमिक मेल्टडाउन का फ़ायदा उठाते हुए चाइनीज़ गवर्नमेंट, चाइनीज़ फर्म्स इंडियन मार्केट में एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर सकती हैं और इंडियन मार्केट को डोमिनेट कर सकती हैं। इसी बेसिक कंसिडरेशन को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने फ्राइडे को FDI नॉर्म्स रिवाइज किए थे, और उस रिवीजन में क्लियरली मेंशन किया गया कि ऑल द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया विल प्रायर हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट व्हाइल डूइंग FDI इन इंडिया। देयर इज़ नो ऑटोमेटिक अप्रूवल ऑफ FDI फॉर दीज कंट्रीज़। अब आपका क्वेश्चन ये है, आप मुझे ये बताएंगे कि ऐसे कितने कंट्रीज हैं जिनकी बॉर्डर इंडिया से टच होता है। जिनका बॉर्डर इंडिया से टच होता है मतलब उन सभी कंट्रीज़ पर ये नॉर्म्स अप्लाई होगा। ठीक है, अब इसी डिसीजन को लेकर के क्या हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड और फाइनेंस मिनिस्ट्री के बीच में कुछ इश्यूज़ हो गए हैं, झगड़े से बोलते हो गए, क्योंकि जो मिनिस्टर्स हैं, जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं मिनिस्ट्री के, वो ये कह रहे हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के कि ऑलरेडी हमारे इस समय इकोनॉमिक रिसेशन की वजह से इंडिया में से ऑलरेडी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो गया 1 ट्रिलियन का फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वो ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट वो ऑलरेडी इंडिया से चला गया है। और इस तरह के डिसीजन लेने से इंडिया के जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो इन्फ्लो है इंडिया में वो और गिरेगा।
ठीक है, ओवरसीज इन्वेस्टर्स हैव पुल्ड आउट मोर देन 1 ट्रिलियन फ्रॉम इंडियन मार्केट ड्यूरिंग मार्च टू मार्च 20। इसलिए जो गवर्नमेंट ने ये इस डिसीजन को लिया है, वो डिसीजन हो सकता है इंडिया में एफडीआई इनफ्लो को और अफेक्ट करे। तो इनके अलावा जहाँ से मान लो आपने इन सारे कंट्रीज़ पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, बट जो हमारे और फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं लाइक जो सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, जापान या सऊदी अरेबिया, उनमें भी ये निगेटिव इन्फॉर्मेशन कन्वर्ट करेगा, उन सारे इन्वेस्टर्स पर भी ये निगेटिव सेंटिमेंट्स डालेगा। हो सकता है हमारा वो इन्वेस्टमेंट भी अफेक्टेड हो। तो आज जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो उस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा नाराज़ है या नेगेटिव कॉनोटेशन में है कि इस तरह का डिसीजन हो सकता है इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उसको और अफेक्ट करे और कम करे। तो इस रिगार्डिंग आरबीआई ने जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन है उसने कहा है कि इट वाज ओनली इंस्टीट्यूटिंग अ सिस्टम वेयर द गवर्नमेंट would be in the know of any such move in advance। जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन है वो ये कह रहा है कि वो उसने कोई किसी भी तरह के एफडीआई को रोका नहीं है इन कंट्रीज़ से, कि जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन है कहना है कि जितने भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनसे हम कोई आपका एफडीआई रोक नहीं रहे हैं, बस हम एक इंस्टीट्यूशनल सिस्टम डिवाइस कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें कि ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट जो इन कंट्रीज से आएगा पहले गवर्नमेंट के पास अप्रूवल पर जाएगा, इसके बाद ही इन्वेस्टमेंट हो पाएगा। हम ऐसा कोई किसी भी कंट्री से किसी भी इन्वेस्टमेंट को मना नहीं कर रहे या उस पर किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे। और डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन का ये भी कहना है कि इस तरह का इन्वेस्टमेंट तो पहले भी था, इस तरह का रिस्ट्रिक्शंस तो पहले भी था, कुछ सेक्टर्स में लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड टेलीकॉम में इस तरह का रिस्ट्रिक्शंस जो था, अप्रूवल का रिस्ट्रिक्शन, वो पहले ही था। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ने कहना है कि हमने सिर्फ ऑटोमेटिक रूट, जो ऑटोमेटिक एफडीआई आता था उसको गवर्नमेंट अप्रूवल के थ्रू कर दिया, और ऐसा रिस्ट्रिक्शन ऐसे कुछ ही सेक्टर थे जिनमें ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं था। अदरवाइज बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेलीकॉम, इन सब में तो पहले भी अप्रूवल का रिस्ट्रिक्शंस था। तो इस रिस्ट्रिक्शन से ऐसा कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो हमारे ओवरसीज इन्वेस्टर्स हैं वो इस चीज़ को लेकर के ज़्यादा निगेटिव नहीं होंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि ऑल दीज डिसीजंस हैज़ बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन बिकॉज ऑफ द कोविड-19 इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी। तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ये कह रहा है कि सारे कंट्रीज इस समय इकोनॉमिक लॉकडाउन से सफ़र कर रहे हैं, तो उनको पता है कि जो रिस्ट्रिक्शंस लिए गए हैं ये रिस्ट्रिक्शंस केवल इकोनॉमिक लॉकडाउन के इम्पैक्ट की वजह से, कोविड-19 के इम्पैक्ट की वजह से ही आए हैं, और इस तरह के डिसीजन गवर्नमेंट फ्यूचर में हमारे एफडीआई को कोई भी खास नुकसान पहुँचाने नहीं वाले हैं। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 6, रिजम्पशन ऑफ सर्विसेज डिपेंड्स ऑन लोकल अथॉरिटीज से एनबीएफसीज। अब हम सभी को पता है कि आज के 20 अप्रैल से बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को एग्जाम्प्ट किया गया है लॉकडाउन से, और उसी में एनबीएफसीज हैं। एनबीएफसीज को भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है अपने प्रोसेस को, अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। इसमें नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इंक्लूडिंग मॉर्गेज लेंडर्स, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस टू स्टार्ट देयर ऑपरेशंस। बट उनमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है कि आप अपने मिनिमम स्टाफ के साथ ही काम करेंगे और केवल ऐसे ही एरियाज़ में काम करेंगे जो कि हॉटस्पॉट नहीं है या जो कि कंटेनमेंट जोन में नहीं आते। मतलब ऐसे ग्रीन एरियाज़ जहाँ पर किसी भी तरह के जो अभी हॉटस्पॉट नहीं बने हैं, ग्रीन एरिया की कैटेगरी में केवल वहीं पर आपका ऑपरेशन स्टार्ट होगा, और वो भी मिनिमम स्टाफ, मिनिमम मतलब जितना ज़रूरी है। बाकी जो नॉन एसेंशियल स्टाफ है वो वर्क फ्रॉम होम भी कर सकता है। तो इस चीज़ को लेकर के जो एनबीएफसीज़ हैं, स्टूडेंट एनबीएफसीज़ को हम शेडो लैंडर्स भी बोलते हैं, शेडो बैंकिंग भी बोलते हैं। कभी कभी आपसे एग्जाम में हो सकता है पूछ लिया जाए कि शेडो बैंकिंग क्या होता है, तो ये हमारे एनबीएफसीज़ की जो बोलते हैं वो शेडो बैंकिंग के उसमें आते हैं। तो जो हमारे शेडो लेंडर्स हैं उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट का ये जो ऑपरेशन स्टार्ट करने का जो डिसीजन है ये इस बात पर डिपेंड करता है, इसकी सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि जो पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट है, जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, वो कितना सपोर्ट कर रही हैं हमारे ऑपरेशंस को लेकर के। जैसे कि दिल्ली गवर्नमेंट ने ये कहा है कि दिल्ली गवर्नमेंट इज़ नॉट गोइंग टू गिव एनी शॉर्ट ऑफ रिलैक्सेशन ड्यूरिंग लॉकडाउन मेजर्स। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा कि वो ऐसा कोई रिलैक्सेशन नहीं देने वाली, वो अपने किसी भी एरिया में अभी इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टार्ट नहीं करेगी। हो सकता है सेम यही व्यू अदर स्टेट गवर्नमेंट भी फॉलो करें। तो एनबीएफसीज़ इस चीज़ को लेकर के बहुत कॉशियस हैं कि जो उनका ऑपरेशन है वो कुछ ही एरिया में स्टार्ट होगा, बट किन एरियाज़ में स्टार्ट होगा उन्हें अभी इस बात की क्लैरिटी नहीं है, और वो लार्ज स्केल कलेक्शन भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि जितने भी हॉटस्पॉट एरियाज़ हैं वहाँ पर भी उनका ऑपरेशन नहीं होगा, और बहुत क्योंकि हॉटस्पॉट जो एरियाज़ हैं उनका नंबर भी बढ़ रहा है। तो अभी वो भी इस बात को लेकर क्लियर नहीं है कि एक्चुअली में किस किस एरिया में, किस किस डिस्ट्रिक्ट में, किन किन स्टेट में उनका ऑपरेशन एक्चुअली में स्टार्ट होगा। ठीक है, तो दीज आर द हाईलाइट्स ऑफ द न्यूज़।
और आज देखते हैं न्यूज़ ऑफ द डे। आज की सारी न्यूज़ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी वो ये न्यूज़ थी, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड फाइनेंस मिनिस्ट्री लॉक्ड हॉर्न्स बिफोर ट्वीक इन FDI नॉर्म्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, इसलिए इसको हम आज न्यूज़ ऑफ द डे बोलेंगे। आज का हमारा वोकेबुलरी ऑफ द डे है स्ट्रैंडेड। स्ट्रैंडेड मीन्स असहाय और फंसा हुआ। इसके सिनोनिम्स हैं स्ट्रैंडेड, लोनली, मैन ऑफ स्ट्रॉस, चैंपियनलेस, फॉरलॉर्न एंड फ्रेंडलीनेस। ये स्टैंडर्ड वर्ड हमने कहाँ देखा है? हमने सबसे पहले वाली न्यूज़ में ये स्टैंडर्ड वर्ड देखा है, स्टैंडर्ड लेबर मतलब फंसे हुए लेबर्स। ठीक है, तो आज का न्यूज़ डिस्कशन यही ख़त्म करते हैं। इफ़ यू लाइक द डिस्कशन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू स्टूडेंट।